2024 का लोकसभा चुनाव अभी बीता भी नहीं था और ना ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करें तो सत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि योगी सरकार को पूर्ण बहुमत मौजूद है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनावों ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका तापमान बढ़ा दिया है। और राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बात अखिलेश यादव की हो या योगी आदित्यनाथ की हो, नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लग गए। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से 10 विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने इसे अपने नाक का सवाल बना दिया है। हम यह भी इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन 10 विधानसभा चुनावों का राजनीतिक समीकरण और गुणागणित क्या है। हम यह भी इस बात में चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की अपनी भूमिका का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी के साथ इस चुनाव में क्या राम मंदिर और अयोध्या भी मुद्दा रहेगा। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम पूरे मुद्दे के एक एक पन्ने को पढ़ने और समझने की कोशिश करें, उससे पहले वर्तमान समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसको थोड़ा सा आपको जानना और समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जो लोकसभा चुनाव अभी बीता है 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा जनाधार दिया है कि सारे राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट्स के साथ नंबर 1 पर रही, जिसको 33.59% का वोट शेयर मिला। और इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें आई हैं, बीजेपी को 33 सीटें आई हैं 41.37% वोट शेयर के साथ, और आरएलडी को 2 सीटें और अपना दल को 1। इस पूरे सीटों में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद की एक सीट आ जाना नगीना से, वो भी कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए तरीके की जो है कि राजनीति के लिए कहीं ना कहीं संकेत करती है, संकेत देती है। अगर आप इन 10 विधानसभा चुनावों के जो राजनीतिक समीकरण और गुणागणित की बात करें, तो अगर बात करें सबसे पहले अखिलेश यादव की, तो आपको बता दूं कि अखिलेश यादव करहल सीट से पहले विधायक थे, जो कि अब सांसद बनके लोकसभा में आए हैं, और उसके बाद ये सीट खाली है। करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और कोई भी अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे खड़ा हो तो उसकी जीत निश्चित है। और यहाँ पर जो हराना है समाजवादी पार्टी को, वो नामुमकिन है। मैं नामुमकिन तो नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हो सकता है कि अखिलेश यादव अपने ही परिवार के किसी मेंबर को यहाँ से चुनाव लड़ाएं और वह जीतकर विधानसभा में जाएं। अगर बात करें लाल सिंह वर्मा के कटेहरी सीट की, जो अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी को लगभग 17,000 वोटों की लीड्स थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं माहौल समाजवादी पार्टी के फेवर में है। अगर आप मिल्कीपुरा, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है और जो अयोध्या के पास है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो अवधेश प्रसाद को 17,000 से ज़्यादा वोटों की लीड्स वहां पे उनके विधानसभा में मिली थी। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के फेवर में माहौल है। लेकिन कांटे की लड़ाई है यहाँ पे, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि 17,000 की लीड होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप प्रवीण पटेल, जो कि फूलपुर विधानसभा के जो प्रयागराज लोकसभा के जिले में पड़ता है, वहाँ पे भी इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं लीड थी। तो ये वो विधानसभा चुनाव हैं, सीटें हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ पे इंडिया गठबंधन को लीड मिली है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो है कि
पहले विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के फेवर में ये रहेगी। अगर आप अनूप प्रधान की बात करें जो कि अलीगढ़ में है खैर सीट को लेकर, तो वहाँ पर बीजेपी को 1000 वोटों से वो पीछे रहे। अगर आप देखें तो 94,000 वोट्स मिले थे बीजेपी के लोकसभा के कैंडिडेट को, जबकि इंडिया गठबंधन को लगभग 95,000 मिले थे। तो यहाँ पर 1000 वोट से जो है कि वो लीड थी, जबकि विधायक बीजेपी के थे। अगर आप आगे थोड़ा सा जाएं, मझुआ सीट की बात करें जो मिर्जापुर में जो है कि पड़ता है, वहाँ पे अनुप्रिया पटेल मात्र 1800 वोट से वो आगे थी, जबकि मौजूदा वहां की विधायक थी। तो यहाँ पे भी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की लड़ाई है। और बकायदा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल ने नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखकर कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लिए जो है कि कुछ करने की बात दोहराई है, या उनके फेवर में पॉलिसीज बनाने की बात जो है कि दोहराई है। तो जो सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वो एक हॉट सीट बन गई है जिस तरीके का रिजल्ट जो है कि अभी आया है। मिर्जापुर सीट की बात करें तो चंदर चौहान जो कि आरएलडी के थे, मात्र 9000 जो है कि वोट से वहाँ पे उन्होंने लीड की है। तो ये सारी जो सीटें हैं वो सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और वहां पे जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी ने वहां पर ज़्यादा वोटें पाई। लेकिन सवाल अगर जहां पे बीजेपी के विधायक थे या उनके सहयोगियों के विधायक थे, वहां पर या तो लीड कम हो गई या तो अंतर बहुत जो है कि कम रह गया, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय जो है कि बना हुआ है। अगर आप मीरापुर सीट की बात करें, चंदर चौहान जो आरएलडी की हैं, अब देखना यह है कि वो किस तरीके से इस सीट को जो है कि संभालते हैं। जो शहरी सीट है, चाहे वो गाजियाबाद या नोएडा की सीट को आप ले लो, तो यहाँ पर बीजेपी का पकड़ यहाँ पर है और बीजेपी मजबूत स्थिति में यहाँ पर आपको जो है कि वो देखने को मिलेगी। अब बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो क्या है? वह यह है कि अगर आप देखें तो राम मंदिर के मुद्दे का ना चलना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो है कि वो सेटबैक है। और सेटबैक इसलिए है कि राम मंदिर का मुद्दा जो फैजाबाद लोकसभा सीट में आई है, जो कि इंडिया गठबंधन के पास सीट चली गई, सवाल सिर्फ अयोध्या का नहीं है, सवाल सिर्फ फैजाबाद का नहीं है। राम मंदिर यानी अयोध्या के 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के दायरे में अगर आप जाएं तो वहां पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं या तो लीड करते हुए नजर आए हैं, बिल्कुल 3 तरफ से। चाहे आप जो है कि आप पूर्वांचल की तरफ आप चाहे चले जाएं, जिसमें आप गोरखपुर खलीलाबाद की तरफ चले जाएं, या फैजाबाद अयोध्या अंबेडकर नगर की तरफ आप चले जाएं, सुल्तानपुर अमेठी या कौशाम्बी की तरफ अगर जाएं, तो ये सारी जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जीता है। और अगर आप दूसरी गोंडा और कैसरगंज की बात करें तो उधर बीजेपी की जो है कि वो सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये 10 सीटें जो है कि वो हॉट सीट जो है कि बनी हुई हैं। और हिंदू मुसलमान के मुद्दे का ना चलना ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है कि घातक संकेत उत्तर प्रदेश में मिला है। केंद्र और राज्य का, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, कि एक पूरी फहरिस्त, चाहे वो किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे वो 5 किलो अनाज देने की बात हो, चाहे वो जो है कि सिलेंडर देने की बात हो, ये सारे जो, चाहे वो राज्य सरकार के जो है कि लाभार्थी हों, चाहे वो केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हों, वो एकजुट होकर उनका वोट बीजेपी को नहीं पड़ा, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय बीजेपी के लिए है। और बीजेपी अपनी सीटों को बचाकर यह संकेत देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसके पांव जमे हुए हैं,
अगर यहाँ पर हार होती है तो यह संकेत ना केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश में जाएगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएन संतोष वो लखनऊ में अपना डेरा डाल चुके हैं और 16 मंत्रियों को प्रभारी लगाया गया है इन 10 सीटों को लेकर। और उनके संगठन, बीजेपी के संगठन के लोग भी उसमें जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया में ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर में वहाँ से किसको कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि ओबीसी दलित का जो मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर तैर रहा है, घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने वाला है। तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर काफ़ी सजग हो गई है, जिससे कि अपने अस्तित्व को वहाँ पर संभाल पाए, बचा पाए। अब सवाल यह भी है कि क्या इन 10 सीटों पर मायावती का जो अपना तरीका है वो क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही रहेगा, बीजेपी को सपोर्ट करने का, या फिर तेवर कुछ बदलेंगे, वह मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं और जो वो लोकसभा चुनकर आए हैं और मायावती और दलित राजनीति पर कहीं ना कहीं वो अपना हक जता रहे हैं, उनकी भी कोशिश रहेगी कि इन 10 विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को खड़ा करके दलित वोटों को लामबंद किया जाए, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपनी मौजूदगी को वो दर्ज करा पाए। अब देखना यह है कि क्या इन 10 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी नाक बचा पाती है या अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।